सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू mvidyarthi.com। माय डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे राजस्थान नगर पालिका एक्ट, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम। उस पे हमारी ऑलरेडी क्लास नंबर 1 हो चुकी है और आज हमारी यहाँ पे रहने वाली है क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 के अंदर हमने यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 देखा था और चैप्टर 1 का नाम था प्रारंभिक, जिसके अंदर टोटल मैंने 2 धाराएं बताई थी, धारा नंबर 1 एंड धारा नंबर 2। आज हम यहाँ पे देखेंगे चैप्टर 2 और इसके अंदर टोटल 3 to 50 यानी कि टोटल 48 धाराएं होती है, टोटल 48। तो आज हम इस लेक्चर में, यानी कि आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है, इसके अंदर हम यहाँ पे धारा 3 से 10 तक हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो टोटल धाराएं अध्याय 2 यानी कि चैप्टर 2 के अंदर 48 है और हम इस लेक्चर के अंदर 3 से लेकर 10 धाराओं का यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, चलो शुरुआत करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है लेक्चर, यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, इसलिए इसको स्किप मत करना और थोड़ा अच्छे से फॉलो करना। और आपको यहाँ पे रटना पड़ेगा, मैं समझाऊंगा, समझना। 1-2 बार में समझ नहीं आए तो आपको तीसरी बार भी वीडियो देखना पड़े तो देखना, कोशिश करूंगा एक बार में आपको सब कुछ समझ आ जाए। चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक हमारा एम विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल भी नया है तो आपको थोड़ा सपोर्ट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ओके, तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 का नाम है यहाँ पे नगर पालिकाओं का गठन और शासन। मैंने बताया था टोटल यहाँ पे धाराएं कितनी है, 3 से लेकर 50 धाराएं, 3 to 50 यानी कि टोटल धाराएं हो गई यहाँ पे 48 धाराएं। तो आज के इस लेक्चर में हम टुडे क्लास धारा 3 से 10 देखने वाले हैं। तो जिसको भी ये टेलीग्राम और वेबसाइट विजिट करनी हो कर लेना। मैं सजेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम जरूर विजिट करना और जाके ज्वाइन करना, क्योंकि ये जो भी जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के फॉर्म में मिलता है, बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा डेली का जो इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, वो सब कुछ वहाँ मिलता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, एक बार जाके विजिट जरूर करना। ज्वाइन जब भी करना जब आपको कंटेंट पसंद आए, अदरवाइज मत करना, ठीक है। अब धारा 3 से लेकर 10 हम देखेंगे, यानी कि टोटल आज 8 धाराएं हम देखने वाले हैं। धारा 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे थ्योरी लिख रखी है डायरेक्ट, ये सब मैंने कहां से उठाया है, ये सब मैंने राजपत्र से उठाया है। अब देखो ये धारा 3, इस पर टोटल 2 स्लाइड है, 2 स्लाइड, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही। अब मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा ना, उससे पहले मैं खुद आपके लिए थोड़ा डायग्राम फॉर्म में मैं आपके लिए लेके आया हूँ, लिख लिखा के। ये आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर आपको ये डायग्राम वगैरह समझ आए तो आपको फिर डीपली अच्छे से समझ आ पाएगा। चलो समझते हैं। धारा नंबर 3, धारा नंबर 3 में हम पढ़ेंगे नगर पालिका का परिसीमन, इसको डिलिमिटेशन भी बोला जाता है। और देखो यहाँ पे एक चीज आप देख लो, राज्य सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके, क्योंकि देखो जितने भी चेंजेज होते हैं ना, XYZ कुछ भी चेंजेज हो, कुछ भी, वो सब यहाँ पे राज्यपत्र में अधिसूचना प्रकाशित उसकी की जाती है। तो हम यहाँ पे जितनी भी लाइनें पढ़ेंगे ना, जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे, मैं सब में ये लाइन बार बार नहीं बोलूंगा, ये लाइन बार बार आएगी लेकिन मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आपको समझ आ जाएगा। तो आप देखो टोटल यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट लिख रखे हैं। नगर पालिका का परिसीमन, परिसीमन से मतलब हो रहा है यहाँ पे, परिसीमन का क्या मतलब है, अगर कुछ भी चेंजेज हो रहा है, नगर पालिका की सीमा कहां से कहां तक लगेगी, नगर पालिका को तोड़ा जा रहा है, नगर पालिका को जोड़ा जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है, उसको एक्सटेंशन किया जा रहा है, XYZ सारा सब कुछ मैंने यहाँ पे ले रखा है। तो इसमें सब किसके अंदर आएगा, ये आएगा परिसीमन के अंदर। अब ये 6 पॉइंट अच्छे से समझ लो, जिसमें आपकी धारा 6 खत्म, सॉरी धारा नंबर 3 खत्म हो जाएगी। तो फर्स्ट नंबर का पॉइंट है यहाँ पे देखो, कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित हो जाए। मान लो कोई भी स्थानीय क्षेत्र वो गाँव है और वो डेवलप हो रहा है, उसकी वहां पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे उसको नई नगर पालिका घोषित किया जाएगा। तो उसको नई नगर पालिका घोषित किया जा सकता है, यहाँ पे परिसीमन के अंतर्गत आता है। ये फर्स्ट नंबर का पॉइंट यहाँ पे मेरा क्लियर होता है। कोई भी एरिया है, कोई भी गांव है, अगर उसको नगर पालिका में उसको कन्वर्ट करना है तो नई नगर पालिका में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट, किसी नगर पालिका में कोई स्थानीय क्षेत्र शामिल किया जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सिटी है, कोई भी सिटी है और वो डेवलप होती जा रही है, वो डेवलप, मैंने आपको एक लेक्चर पहले भी पढ़ाया था एक दिन, उसमें भी मैंने बताया था, अगर कोई भी सिटी है अगर वो डेवलप हो रही है तो आसपास के गांवों की तरफ डेवलप होती है, तो जो वो गांव है वो धीरे धीरे वो भी विकसित हो रहा है, तो उस गांव को भी क्या किया जाएगा, उसको भी शामिल कर लिया जाएगा, उसको भी शामिल कर लिया जाएगा किसमें, नगर पालिका में। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा इसको जूम करता हूं मैं, आप देखो फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जैसे नगर पालिका ए कोई पहले से थी, ये पहले से है, लेकिन बी नगर पालिका यहाँ पे, यानी कि जो बी एरिया है, ये बी एरिया क्या आ गया, नया आ गया। समझो ए नगर पालिका पहले से है, ए नगर पालिका पहले से है, ये एरिया पहले से नगर पालिका में ऑलरेडी शामिल है, लेकिन जो बी एरिया है, ये बी एरिया
ये यहाँ पे नया नया आया है, तो इसको क्या किया जाएगा, इसको शामिल कर लिया जाएगा किसमें, पुरानी नगर पालिका में। तो मैं इन दोनों को मिला के नाम दे दूंगा एक्स एक्स। तो एक्स के अंदर क्या क्या आएगा, ए प्लस बी, दोनों एरिया आ जाएंगे। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका से अपवर्जित, अपवर्जित का मतलब होता है बाहर। देखो कोई भी स्थानीय क्षेत्र जो नगर पालिका से अपवर्जित किया जा सकता है, बाहर किया जा सकता है। कोई भी एरिया है जो कि राज्य सरकार के यहाँ पे कंप्लीट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, नगर पालिका के कंप्लीट रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो उस एरिया को नगर पालिका से बाहर किया जा सकता है। तो मैंने ये लिखा, ये आपके लिए डायग्राम बना रखा है, ये पूरा यहाँ पे एक्स है, ये पूरा क्या है, ये पूरा एक्स है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल दो एरिया है, एरिया नंबर ए एंड एरिया नंबर बी। तो यहाँ पे बी को बाहर कर दिया तो हम क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी। सिंपल है, समझो। फोर्थ नंबर का पॉइंट, एक नगर पालिका को दो भागों में बांटना। कोई भी नगर पालिका है, कोई भी नगर पालिका है, उसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये एक्स नगर पालिका है, इसको मैं दो भागों में डिवाइड कर सकता हूँ, यहाँ पे ए भाग और बी भाग। ये देखो मैंने यहाँ पे सिंपल लिख रखा है, बहुत आसान है। अब मैं थ्योरी में बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा इतना आसानी से, इसलिए ये जो यहाँ पे पॉइंट लिख रखा है इनको समझो। फिफ्थ नंबर का पॉइंट, एक नगर पालिका को अन्य नगर पालिका में शामिल करना, या एक नगर पालिका को अन्य में शामिल करना। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो आप। नगर पालिका होती है, मैंने बताया था, नगर पालिका बोर्ड होता है, नगर परिषद होती है, नगर निगम होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो एक नगर पालिका को अन्य में शामिल करना, एक ये डायग्राम बना रखा है देखो। यहाँ पे जैसे कि ए नगर पालिका है, और जो यहाँ पे बी पॉइंट है ना, जो ये बी एरिया है, इसको यहाँ पे अन्य में शामिल किया जा सकता है, अन्य में शामिल किया जा सकता है, मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। तो इसको हम कंप्लीट क्या मानेंगे, फिर इसको हम एक्स मानेंगे, एक्स मानेंगे। सॉरी, तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे 6 नंबर का, नगर पालिका क्षेत्र समाप्त। अगर मान लो कोई भी नगर पालिका है और वहां पे मान लो पॉपुलेशन कम होती जा रही है, या कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहे एरिया के लोग, तो क्या वहां पे क्या करेगी राज्य सरकार, नगर पालिका वहां पे खत्म कर देगी। यहाँ पे क्या कर देगी, यहाँ पे विघटन हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। अब ये तो मैंने डायग्राम के फॉर्म में बताया। अब अभी मैं आगे बढ़ता हूं और आपको थ्योरी के फॉर्म में समझाता हूं। थोड़ी खांसी चल रही है आज, आपको वीडियो में थोड़ा डिस्टर्ब होगा। अब देखो आप, ये धारा 3 मैंने यहाँ पे थ्योरी के फॉर्म में लिख रखा है, इसको बच्चे से समझना। जिसको वो पॉइंट समझ आए पीछे के, उनको डेफिनेटली ये पॉइंट इजीली समझ आ जाएंगे। तो आप देखो, धारा 3 मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है। ओके, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नगर पालिका का परिसीमन मैंने बताया था, परिसीमन के अंतर्गत टोटल 6 पॉइंट आ रहे हैं। फर्स्ट नंबर का पॉइंट देखो, राज्य सरकार राज्य पत्र में प्रकाशित अधिसूचना। मैंने बताया था जब कुछ भी चेंजेज होगा तो राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य पत्र में अधिसूचना प्रकाशित करेगी, द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र को जो किसी नगर पालिका की सीमाओं के भीतर सम्मिलित नहीं है, नगर पालिका घोषित करेगी। मैंने बताया था कोई भी नया एरिया है उसको नगर पालिका घोषित किया जा सकता है। अब समझो ये पॉइंट। तब ऐसे मामले में उस क्षेत्र या उस अतिरिक्त क्षेत्र के लिए सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस से 6 माह की कालावधि के भीतर, यानी कि अगर नई नगर पालिका बनाई जा रही है तो जिस दिन से बनाई गई है उस दिन से फर्स्ट डे काउंट किया जाएगा, और अगले 6 महीने के अंदर वहां पे चुनाव किया जाएगा, इलेक्शन करवाए जाएंगे और सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। ठीक है, क्लियर होता है। सेकंड पॉइंट, ऐसे किसी भी क्षेत्र को किसी नगर पालिका में सम्मिलित कर सकेगी, या किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगर पालिका से अपवर्जित बाहर कर सकेगी। देखो मैंने ये पॉइंट पीछे बता के आ रहा हूं डिटेल में। या तब ऐसे मामले में उन सदस्यों को जो राज्य सरकार की राय में नगर पालिका से अपवर्जित बाहर किए गए हैं का प्रतिनिधित्व करते हैं को हटाया जाएगा। देखो अगर मान लो मैंने बताया था ये फॉर एग्जाम्पल ये एक्स है, और इसके मैंने बताया कि किसी क्षेत्र को नगर पालिका में सम्मिलित कर सकेगी, या किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका से अपवर्जित बाहर किया जा सकेगा। इसमें दो चीजें हैं, यानी कि ये ए है, ये बी है, इन दोनों को यहाँ पे मिलाया भी जा सकता है। केस दोनों केस अलग अलग बन रहे थे, और ये बी एरिया हटाया भी जा सकता है, दोनों केस अलग अलग बन रहे थे। तो मान लो ये केस जो ये हटाया यहाँ पे लिखा हुआ है, या किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगर पालिका से अपवर्जित बाहर कर सकेगी, तब ऐसे मामले में उन सदस्यों को जो राज्य सरकार की राय में नगर पालिका से बाहर किए गए हैं का प्रतिनिधित्व करते हैं को हटाया जाएगा। जो ये सदस्य थे, जो भी यहाँ पे वार्ड पार्षद वगैरह जो भी था, उसको भी यहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर का पॉइंट देखो, आप बता रहा हूं आपको। थर्ड नंबर का पॉइंट, नगर पालिका में किसी अन्य नगर पालिका में समामेलन करके, या एक नगर पालिका को 2 या 2 से अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित किया जा सकता है। मैंने ये पॉइंट अच्छे से बता के आ रहा हूं मैं आपको, शायद ये 4th एंड 5th नंबर का पॉइंट था, अच्छे से जाके देख लेना। मैंने यहाँ पे ये बनाया था ना इस तरीके से, ये ए था, ये बी था। मैंने बताया था कि इनको डिवाइड भी किया जा सकता है, और किसी भी नगर पालिका को, किसी भी एरिया को यहाँ पे ऐसे शामिल भी किया जा सकता है। मैंने बताया था, आप देख लो, एक बार बता देता हूँ फिर से। ये देखो, ये रहा आपका 4th एंड 5th नंबर का पॉइंट, आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे मैंने अच्छे से बताया है।
ये आपको समझना पड़ेगा। देखो यार, अब मैं आप यहाँ पे मैं इसी पॉइंट को टाइम देने बैठ गया तो फिर क्लास लंबी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक बार में समझ नहीं आई, दूसरी बार पढ़ना इतना आसानी से समझ नहीं आता, पढ़ना पड़ेगा। ये राजस्थान नगर पालिका एक्ट इसीलिए लोगों को टिपिकल लगता है क्योंकि इसकी लैंग्वेज टिपिकल है। लैंग्वेज को आसान बनाने के लिए वो डायग्राम पीछे बनाया था, वो चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तब ऐसे मामले में ऐसी नगर पालिका की जिसमें कोई अन्य नगर पालिका सम्मिलित की गई है, इस अधिनियम के अधीन अवधि समाप्त होने तक ऐसी अन्य नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य उस नगर पालिका के जिसमें ऐसी अन्य नगर पालिका सम्मिलित की गई है सदस्य समझे जाएंगे। और जहां कोई नगर पालिका 2 या 2 से अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित की गई है, वहां नवगठित नगर पालिकाओं में सम्मिलित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ऐसे नवीन नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। ये मैं आपको एक बार डिटेल में समझा देता हूँ ना, ये वाला पॉइंट देखो, ये 4th एंड 5th नंबर का पॉइंट। ये देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, एक नगर पालिका को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक्स थी, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया, ए एंड बी। तो देखो यहाँ के जो मैंने बताया था 1 से 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे चुनाव किए जाएंगे और इनके जो अध्यक्ष है, इनके जो भी इसके यहाँ पे सदस्य होंगे वो यहाँ पे नव निर्वाचित किए जाएंगे, उसके लिए फिर से इलेक्शन होगा। ये पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है। और अगर मान लो ये देखो डिवाइड हुआ, तो डिवाइड होने पे ये पहले से थे वो तो रहेंगे ही, साथ में नए सदस्य भी नवनिर्वाचित यहाँ पे किए जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने बताया जो शामिल किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल ए पहले से था, बी भी पहले से था, लेकिन ये दोनों अलग अलग थे। अब इन दोनों को क्या किया गया, इन दोनों को शामिल कर दिया गया। क्या किया गया, शामिल किया गया। तो यहाँ के सदस्य पहले भी थे, बी के सदस्य डेफिनेटली पहले थे, तभी तो ये नगर पालिका नगर परिषद जो भी है वो चल रहा था। ए के सदस्य भी पहले से थे, तो इनको क्या किया जाएगा, इनको पहले की तरह ही रखा जाएगा, बस सम्मिलित, उनको सम्मिलित रूप में उनको बताया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। समझ गए? ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं देखता हूँ 4th नंबर का, कोई भी स्थानीय क्षेत्र कोई नगर पालिका न रहे, मैंने बताया था अगर विघटित हो गई, खत्म हो गई, तब ऐसे मामले में नगर पालिका को विघटित कर दिया जाएगा। सिंपल है। अब एक चीज समझो, अगर देखो कोई भी नगर पालिका को विघटित किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, मान लो कोई भी नगर पालिका के ऊपर कर्जा है, उसके ऊपर लोन है, या उसका कोई पैसा आना जाना लेन देन बाकी है, तो वो सब किसके अधीन आएगा बताओ? वो सब आएगा भैया राज्य सरकार के अधीन। देखो इस केस में अगर कोई भी केस यहाँ पे कोई भी पेमेंट वगैरह कुछ भी काम बाकी है लेन देन का, वो राज्य सरकार करेगी। अगर कोई भी पैसा देना है, कोई कर्जा है नगर पालिका के ऊपर, तो वो कौन देगा? राज्य सरकार देगी। और अगर कोई पैसा आना है नगर पालिका में, तो उस पैसे का क्या करेगी राज्य सरकार? वो पैसा उसी एरिया में राज्य सरकार के द्वारा खर्च कर दिया जाएगा लोगों की सेवा में। ठीक है, समझ गए होंगे। धारा नंबर 3 होती है खत्म। इंपोर्टेंट है, कुछ नहीं करना, बस ये 6 पॉइंट समझ के रखो, क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक ये चुनाव का ये क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट पहले दिन से और अगले 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। देखो धारा नंबर 4 बस ये 2 लाइन के अंदर खत्म है, इसको समझ लेना, छोटी सी, इंपोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। धारा नंबर 5 इंपोर्टेंट है, धारा 4 बिल्कुल भी इंपोर्टेंट नहीं है। धारा 4 के अंदर बताया गया है राज्य सरकार नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी जो उसके लिए अनुपयुक्त हो। फिर से समझो, देखो लाइन पढ़ो, आप खुद से पढ़ो, अपने आप समझ आएगी। राज्य सरकार नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे, देखो फिर से देखो, राज्य सरकार नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी। यानी कि ये कौन कर रहा है? ये राज्य सरकार कर रहा है। किसके लिए? कोई भी नगर पालिका बोर्ड के लिए। अगर मान लो यहाँ पे शक्ति है किसके पास? राज्य सरकार के पास, कि वो जो चाहे वो रूल चेंज कर सकती है, उसके लिए अनुपयुक्त हो। अगर मान लो कोई भी नगर पालिका को कुछ भी यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो उसके रूल में कौन चेंजेस कर सकता है? राज्य सरकार यहाँ पे चेंजेस कर सकती है। सिंपल है बिल्कुल। देखो प्रवर्तन से छूट दे सकेगी, सिंपल है ना। ये होता है यहाँ पे खत्म। धारा 4 भी यहाँ पे खत्म होती है। धारा 4 यहाँ पे खत्म होती है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे अब धारा 5। एक बार 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, ओके ओके ठीक है। धारा 4 हो गई, धारा 5 अभी हम देखते हैं। मैं अभी आगे बढ़ता हूं और धारा 5 आपको बताता हूं। ओके, धारा 3 और 4 दोनों समझ आनी चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट थी। इसी तरीके से 5 नंबर की धारा को आप यहाँ पे 5 स्टार मार्क कर लो, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे दूंगा, जाके विजिट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वह इसको रीडिंग मारना, पढ़ना इसको। ठीक है, धारा 5। अब देखो धारा 5 के अंदर क्या है। आप एक चीज देखो, धारा 1 के अंदर मैंने क्या बताया था? नाम, प्रचार, प्रसार, ये मैंने बताया था। फिर धारा नंबर 2 के अंदर हमने परिभाषाएं देखी थी, डेफिनेशन देखी थी। धारा 3 के अंदर हमने क्या देखा? परिसीमन देखा था। फिर धारा 4 के अंदर हमने क्या देखा? ऊपर देखो, धारा 4 के अंदर मैंने क्या बताया? नॉर्मल है, बस आपको कुछ भी याद नहीं रखना कि राज्य सरकार के पास ये शक्ति है कि अगर नगर पालिका बोर्ड को कोई भी दिक्कत है तो उसमें वो रूल में चेंजेज कर सकती है, उनको छूट दे सकती है। यहाँ पे किसके अंतर्गत होगा? ये राज्य सरकार के अंतर्गत होगा। धारा नंबर 5 ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई कि धारा नंबर 5 क्या फॉलो कर रही है, तो धारा नंबर 5 के अंदर आएगा नगर पालिका की स्थापना और निगमन।
देखो आपने एक चीज देखी होगी, बहुत बहुत शहरों के अंदर नगर परिषद होता है, बहुत जगह नगर पालिक बोर्ड होता है, बहुत जगह नगर निगम होते हैं। तो ये किस तरीके से, किस बेसिस पे सेलेक्ट किए जाते हैं, किस बेसिस पे बनाए जाते हैं, समझो। जो आपके डाउट होते हैं ना कि ये अध्यक्ष भाई कैसे बन रहा है, कभी महिला की सीट आ रही है, कभी आदमी की सीट आ रही है, कैसे आ रही है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। समझो धारा 5 नगर पालिका की स्थापना और निगमन। देखो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लेके आया हूँ, समझ लो अच्छे से, जिसमें धारा 5 खत्म। फर्स्ट नंबर का पॉइंट, प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र। एक दिन मैंने एक क्लास ली थी, उसमें भी मैंने संक्रमणशील क्षेत्र के बारे में आपको बताया था, पुरानी वीडियो देखी होगी तो डेफिनेटली कंसेप्ट आपको याद होगा। संक्रमणशील का क्षेत्र का मतलब लोग भाई कुछ गलत समझ बैठते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो म्युनिसिपल बोर्ड इसका मतलब है, इसका मतलब मैं समझाऊंगा एक बार, पहले इसका पूरा जो लिखा है वो देखो। अगर कहीं भी जनसंख्या अगर 20,000 से लेकर अगर 1 लाख जनसंख्या है तो वहां पे एक नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी। समझ गए, ये तो सिंपल था। यहाँ पे बताओ नगर पालिका बोर्ड कब बनेगा, जब वहां पे अगर 20,000 से 1 लाख जनसंख्या है उस एरिया की, तो वहां नगर पालिका बोर्ड बनेगा। संक्रमणशील क्षेत्र का मतलब क्या होता है, देखो बहुत लोग इसको बीमारी से रिलेट कर लेते हैं। संक्रमणशील क्षेत्र का मतलब होता है कोई भी एक रूरल एरिया है, कोई भी गांव है और वो धीरे धीरे विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो उस इलाके को क्या है कि वहां पे नगर पालिका की स्थापना की जाएगी। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो कोई भी सिटी है वो गांव की तरफ एक्सटेंड होती जा रही है, तो वहां पे क्या होगा कि जो गांव है वहां पे वो डेवलप हो रहा है, वहां की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वो वहां पे नगर पालिका, नई नगर पालिका बोर्ड की वहां पे स्थापना की जाएगी। सिंपल सा पॉइंट था, आपको समझ आ गया होगा। सेकंड पॉइंट, प्रत्येक लघुतर नगरीय क्षेत्र, इंग्लिश में बोलते हैं म्युनिसिपल काउंसिल। अगर मान लो जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख है तो वहां पे नगर परिषद की स्थापना की जाएगी। आप तो ये इतना सिंपल सा याद रखो, अगर 1 लाख से कम जनसंख्या है, 20,000 से 1 लाख के बीच में है तो नगर पालिका बोर्ड, 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या है और 5 लाख से कम है तो नगर परिषद की स्थापना की जाएगी। और अगर वृहत्तर नगरीय क्षेत्र यानी कि 5 लाख से अधिक जनसंख्या है तो एक नगर में नगर निगम की स्थापना की जाएगी। समझ गए होंगे, नगर निगम की स्थापना की जाएगी। कितना सिंपल है, 20,000 से 1 लाख जनसंख्या है तो नगर पालिका बोर्ड, 1 लाख से 5 लाख है तो नगर परिषद, और 5 लाख से अधिक है तो नगर निगम की स्थापना यहाँ पे की जाएगी। बहुत आसान था, आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर और फिर बोलते हैं यार ये तो मेरे पे आता था लेकिन गलत हो गया है, फिर बोलते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना। तो मिसअंडरस्टैंडिंग होना अलग बात है और डेटा याद नहीं रखोगे तो वो अलग बात है, फिर डेफिनेटली क्वेश्चन गलत ही होगा। तो डेटा जहां याद रखने का है वहां रखो। मैं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चीजें लेके आया हूं, मैं फालतू का अगर इधर उधर से पढ़ाना होता तो आप सीधा राज्यपत्र वहां वो पूरा कंप्लीट पढ़ लो उसको, तो हम लोगों को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो ओनली सिलेक्टेड चीजें पढ़ा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, बस वही आपके लिए वहां से क्वेश्चन आएंगे, हायर चांसेज है। धारा नंबर 6, धारा नंबर 6 इसमें बताया गया है नगर पालिका की संरचना। अब नगर पालिका की संरचना के अंतर्गत टोटल 3 चीजें शामिल है। क्या, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नगर पालिका संरचना के अंतर्गत टोटल 3 चीजें शामिल है। फर्स्ट निर्वाचित सदस्य, सेकंड पदेन सदस्य एंड थर्ड मनोनीत सदस्य। पहला यहाँ पे क्या, निर्वाचित सदस्य, सेकंड पदेन सदस्य, थर्ड मनोनीत सदस्य। अब देखो यहाँ पे राज्य सरकार के रूल, राजपत्र के रूल बोलते हैं यहाँ पे कि जो नगर पालिका की संरचना है उसमें जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो कम से कम कितने होने चाहिए, 13 होने चाहिए, कम से कम 13 होने ही चाहिए। ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। सेकंड पदेन सदस्य, पदेन सदस्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे कि विधायक हो गए, सांसद हो गए। अगर आपको निर्वाचित सदस्य समझ नहीं आया तो सिंपल से समझो, जो इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन आपने देखा होगा जो पार्षद वगैरह बनते हैं वो निर्वाचित सदस्य के अंतर्गत आते हैं। ये ऐसे सदस्य कम से कम कितने होंगे, 13 सदस्य होंगे। पदेन सदस्य, पदेन सदस्य के अंतर्गत आते हैं विधायक और सांसद। अब एक डाउट आता है भाई साहब, आपको बाद में डाउट आ सकता है, मैं बता देता हूँ आपको। डाउट ये आएगा, विधायक और सांसद ये तो अपने आप में बड़ा पद है, नगर पालिका ये तो एक बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है डेफिनेटली, जबकि विधायक और सांसद तो बहुत बड़ा पद है। ये तो यहाँ पे लोकसभा और यहाँ पे विधानसभा के अंतर्गत काम करते हैं कौन, विधायक और सांसद। तो फिर यहाँ पे इनका क्या रिलेशन है इनसे, नगर पालिका से, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो विधायक और सदस्य, विधायक और सांसद होते हैं, जो पदेन सदस्य होते हैं, ये यहाँ पे नगर पालिका, जो नगर पालिका में कुछ भी हो रहा है तो वहां पे ये अपना बहुमत दे सकते हैं, यहाँ पे उन बैठकों में भाग ले सकते हैं, वहां पे अपना ये मत दे सकते हैं। अगर कोई भी सजेशन है, कोई भी सुझाव है तो वहां पे ये सब चीजें फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन समझो ये काम लोकसभा और विधानसभा के लिए करते हैं, साथ में नगर पालिका के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज समझो, देखो जैसे निर्वाचित सदस्य है, अगर मान लो निर्वाचित सदस्य अगर कोई भी गलती कर रहा है, कुछ भी गलती कर रहा है, तो वहां पे नगर पालिका उसको बाहर कर सकती है, उसको रिजेक्ट कर सकती है। बट जो पदेन सदस्य है, जो विधायक और सांसद है,
वहां पे नगर पालिका इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अगर इनका कोई कुछ भी बिगाड़ेगा तो वो लोकसभा और विधानसभा ही बिगाड़ सकती है, नगर पालिका पदेन सदस्य का कभी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, समझे आप। यानी कि विधायक और सांसद अपने आप में बड़ा पद है, नगर पालिका इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी, जो भी बिगाड़ेगा लोकसभा और विधानसभा बिगाड़ेगी। और ये यहाँ पे किसके लिए काम करेंगे, नगर पालिका के लिए भी काम करेंगे, साथ में लोकसभा और विधानसभा के लिए भी ये काम करेंगे। समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, नगर पालिका बोर्ड द्वारा मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य देखो, मनोनीत सदस्य में देखो, नगर पालिका बोर्ड से मिनिमम 6 सदस्य लिए जाएंगे, नगर परिषद से मिनिमम 8 सदस्य लिए जाएंगे, या नगर निगम से मिनिमम 12 सदस्य लिए जाएंगे। 6, 8, 12 बोर्ड, परिषद एंड निगम। आपको समझ सब मैंने बताया था पहले भी, नगर पालिका बोर्ड एक सबसे छोटा है, उससे बड़ा नगर परिषद है, उससे बड़ा नगर निगम है। मैं ऊपर बताता हुआ आ रहा हूँ, जस्ट अभी बताया था, इसके जस्ट धारा 5 के अंदर मैं बता रहा हूँ। जनसंख्या के बेसिस पे, डेंसिटी के बेसिस पे यहाँ पे नगर निगम, पार्षद, वार्ड वगैरह ये सब बनाए जाते हैं। किसके बेसिस पे, जनसंख्या के बेसिस पे, पॉपुलेशन के बेसिस पे, और डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व के बेसिस पे। ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना ना। अब यहाँ पे एक नोट है, ये नोट यहाँ पे ये मनोनीत सदस्य के लिए है। मनोनीत सदस्य में मैंडेटरी है कि जहाँ पे ये सदस्य, यहाँ पे जो 6, 8, 12 ये सदस्य है ना, इनमें मिनिमम एक सदस्य क्या होना चाहिए, दिव्यांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक सदस्य मिनिमम दिव्यांग होना चाहिए। यहाँ पे ये मैंडेटरी है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। चलो धारा 6, अब धारा 6 के अंदर देखो, मैं आपको बताना भूल गया था, ये देख लो एक चीज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिख रखा ना, नगर पालिका की संरचना, यहाँ पे ये उपधारा है। देखो धारा 6 के अंदर का टोटल 3 उपधारा है, उपधारा नंबर 1, उपधारा नंबर 2 एंड उपधारा नंबर 3। उपधारा नंबर 1 हमने देख ली, नगर पालिका की संरचना, टोटल 3 यहाँ पे शामिल थे, यहाँ पे निर्वाचित सदस्य, पदेन सदस्य एंड मनोनीत सदस्य। अब देखो उपधारा नंबर 2, ये आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर यार हम ऐसे पूरा पढ़ाने बैठ गया मैं, तो क्या मतलब है पढ़ाने का, कोई मतलब नहीं है। वही पढ़ाया जाएगा जो इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी जहां से कभी क्वेश्चन ही नहीं बना आज तक, उसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जहां से क्वेश्चन आते हैं, जहां से क्वेश्चन आने का चांसेस है, वही आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब उपधारा नंबर 3, ये किसके अंतर्गत है, धारा 6 के अंतर्गत। इसको समझ लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप बोलोगे यार सभी को इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, भाई मैं इंपॉर्टेंट चीजें तो लेके आ रहा हूँ, अदरवाइज आप राजपत्र एक बार खोल के देखना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, कम से कम उसका दुगना उसके अंदर लिखा हुआ है, मिनिमम दुगना। ऑलरेडी सिलेक्टेड चीजें मैं लेके आया हूँ। तो उपधारा नंबर 3 के अंतर्गत बताया गया है, SC ST को आरक्षण जनसंख्या के समानुपाती अनुपात में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी एरिया में अगर जनसंख्या SC ST की अगर 45% है, तो डेफिनेटली उनको 45% ही रिजर्वेशन मिलेगा। नहीं समझ आया तो देखो, यहाँ पे आपको डाउट आएगा थोड़ा ना, एक बार 5 पॉइंट पहले सुन लेना, समझ लेना, जिसके बाद डाउट आए तो फिर वीडियो आपको दोबारा देखना पड़ेगा, एक बार पूरे पॉइंट समझो। यहाँ पे बताया गया है कि SC ST को आरक्षण जनसंख्या के समानुपाती अनुपात में मिलेगा। अगर किसी एरिया में अगर 40% जनसंख्या है, तो उसको क्या मिलेगा, 40% ही रिजर्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा। अब आगे देखो, पिछड़े वर्ग को आरक्षण 21% से अधिक नहीं होगा। मैंने देखो एक दिन पहले भी क्लास ली थी, मैंने उसमें बताया था जो SC ST है ना, शायद क्लास नंबर 1 के अंदर बताया था, इसके जो लास्ट वाली क्लास थी उसके अंतर्गत ही मैंने बताया था, जो SC ST है ना वो पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं होते। जो आपका OBC है, EWS है, वो सब पिछड़े वर्ग में आते हैं। SC ST अनुसूचित जाति जनजाति, ये SC ST इनको बोला जाता है। पिछड़े वर्ग को आरक्षण 21% से अधिक कभी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। जो OBC है, EWS है, उनको पिछड़े वर्ग को आरक्षण 21% से अधिक नहीं मिलेगा। वह, ये पॉइंट यहाँ पे बहुत दिक्कत होगी समझने में, कोशिश करो समझ आएगा। वह SC ST को मिलाते हुए 50% से अधिक यहाँ पे नहीं मिलेगा आरक्षण। अब मैं आपको समझाता हूँ, समझो। अगर मान लो किसी भी जगह पे SC ST की 45% यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे जो SC ST होगी ना, उसको तो यहाँ पे 45% रिजर्वेशन मिल जाएगा। लेकिन जो बाकी का 5% बचेगा वो किसको मिलेगा, वो OBC को मिलेगा, वो पिछड़े वर्ग को मिलेगा, समझे। अगर मान लो यही पॉपुलेशन, अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लो 40% SC ST की पॉपुलेशन है, तो SC ST का रिजर्वेशन यहाँ पे 40% होगा, और बाकी यहाँ पे किसका, जो बाकी का यहाँ पे 10% बच रहा है, वो किसका हो जाएगा, वो OBC का हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी 21% से अधिक यहाँ पे किसका नहीं होगा, OBC का नहीं होगा, पिछड़े वर्ग का नहीं होगा। ये चीज आपको समझ आ गई होगी डेफिनेटली। अब आगे देखो, जहां ST SC जनसंख्या 70% से कम है, अगर कहीं मान लो ये SC ST की जनसंख्या मैंने मान लिया 65% ही है ना, 65% है, तो वहां OBC की कम से कम एक सीट, यानी कि आप यहाँ पे या फिर बोल सकते हो पिछड़े वर्ग की, OBC को काट के इसको पिछड़े वर्ग कर देना ना, पिछड़े वर्ग की कम से कम एक सीट वहां पे रहेगी, मैंडेटरी है, और 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षण है। ये भाई साहब आपको पता होगा ये चीज।
जो SC ST के अंतर्गत 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए अलग से दिया गया है और 50% बाकी के लिए। ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना, अदरवाइज बाद में दिक्कत होगी अगर यहाँ पे आप इनको मिस करोगे तो। ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ, एक बार में समझ नहीं आ रहा दूसरी बार पढ़ना। जो 50% है ना, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है भाई, आरक्षित है SC ST के अंतर्गत। क्योंकि देखो भाई, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा तभी तो मिलेगा जब महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा, अदरवाइज महिलाओं को कोई आगे आने ही नहीं देगा, पुरुष ही पुरुष आएंगे। फिर आगे देखो, ये पॉइंट देख लेना, ये थोड़ा काम की चीज है। SC ST OBC आरक्षण तब तक रहेगा जब तक कि आर्टिकल 334 में समयावधि उल्लेखित है। देखो, लोकसभा विधानसभा के अंतर्गत जो आर्टिकल 334 अपना संविधान है, उसके अंतर्गत जब तक आरक्षण रहेगा तब तक जो राजस्थान सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो राज्य पत्र प्रकाशित किया गया है उसके अंतर्गत भी तब तक रिजर्वेशन यहाँ पे रहेगा जब तक कि लोकसभा विधानसभा के अंतर्गत रिजर्वेशन रहेगा। आर्टिकल 334 से जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक राज्य सरकार भी नहीं हटा सकती। खत्म होती है धारा 6 कंप्लीट। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। धारा 3, 5 और 6 ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट थी। धारा 7 बहुत छोटी है, कुछ भी नहीं है, इसके अंतर्गत 2 लाइनों में खत्म है। इसमें पदावधि के अंतर्गत बताया गया है कि कितने टाइम के लिए कोई रहेगा, समझ लेना इसको। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी, ओनली यही क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट बन जाए तो बन जाए, बताऊंगा क्या क्वेश्चन बनेगा। प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, आपको पता होगा जो यहाँ पे पदावधि रहती है, जो समय रहता है वो 5 वर्ष का रहता है। ये चीज आपको पता होगी, आजकल बच्चा बच्चा जानता है। इसका जो क्वेश्चन बनेगा ना वो यहाँ पे बनेगा। मान लो मैंने एक पॉइंट बताया था 6 नंबर का, आपको बताया था, या फिर आप इधर से जो पीछे वो चार्ट बनाया था ना उससे मैं रिलेट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखो, नगर पालिका विघटित हो गई हो, विघटन हो गया हो किसी, मैंने बताया था, कई केस बताए थे यार। मान लो ऊपर बता ही देता हूँ आपको, अभी ये आपको समझ आएगा, पहले वो चार्ट दिखाता हूँ एक बार जिससे ज्यादा अच्छे से आपको समझ आए। देखो, विघटन यहाँ पे कई तरीके से हो रहा था। ये जो 3rd नंबर का था ना, इसमें भी जो अपवर्जित हो रही थी, जो बाहर हो रही थी, वहां पे एक तरीके से बी का तो घटन ही हो रहा है ना, विघटित हो रही है। इसी तरीके से देखो 6 नंबर का पॉइंट, यहाँ पे भी विघटन हो रहा था। तो जहाँ पे जो इनका विघटन हुआ है ना, मैं इससे रिलेटेड बात कर रहा हूँ। अभी हम नीचे चलते हैं भाई, क्या लिखा हुआ है वो समझो। नीचे लिखा हुआ है, अगर नगर पालिका विघटित हो गई हो, विघटन हो गया हो, तो नई नगर पालिका शेष कार्यकाल के लिए ही काम करेगी। ये पॉइंट समझो। फॉर एग्जांपल बताया था 5 साल का कार्यकाल होता है। मान लो 2 साल बाद यहाँ पे नगर पालिका का विघटन हो गया, तो फिर कितना टाइम बच रहा है? 3 साल बच रही है, 3 साल बाकी है। तो जो 3 साल बाकी है ना, इसके लिए अलग से यहाँ पे इलेक्शन कराए जाएंगे। इलेक्शन, अब ध्यान रखना, जो नया इलेक्शन होगा ना वो अगले 5 साल के लिए नहीं होगा, वो इलेक्शन होगा वो ओनली 3 साल के लिए ही होगा। वहां पे लिखा हुआ देखो, शेष कार्यकाल ये लिख रखा है ना। अब एक डाउट आता है, देखो अगर यहाँ पे विघटन हुआ तो ओनली 3 साल के लिए यहाँ पे इलेक्शन होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं समझाता हूँ। देखो, लोकसभा हुआ, विधानसभा हुआ, यहाँ पे अगर विघटन होता है तो यहाँ पे चुनाव हमेशा अगले 5 साल के लिए करवाए जाते हैं। कहाँ पे? लोकसभा विधानसभा में। लेकिन यहाँ पे जो राज्य सरकार, जो नगर पालिका है, जो नगर पालिका एक्ट है, तो इसके अंतर्गत यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि ओनली शेष समय के लिए ही यहाँ पे इलेक्शन करवाए जाते हैं। ऐसा क्यों? अब रीजन समझो। देखो, जो यहाँ पे चुनाव होते हैं ना वो एक साथ होते हैं। किसके? जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं वो हमेशा एक साथ होते हैं। तो अगर ऐसे बीच बीच में विघटन होने लगा और अगर ऐसे बार बार चुनाव कराने लगे तो दिक्कत आएगी। बट आपको पता है जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं वो अलग अलग टाइम पे होते हैं। ये चीज आपको डेफिनेटली पता होगी। कभी राजस्थान में हो रहा है, कभी यूपी में हो रहा है, अलग अलग टाइम पे चुनाव होते हैं। कब कहाँ पे कौन सी सरकार आ रही है आपको पता है ना भाई। यूपी में किसकी सरकार है, पंजाब में किसकी सरकार है, राजस्थान में किसकी सरकार है, कब कौन से चुनाव हो रहे हैं, ये चीज आपको पता है। तो लोकसभा विधानसभा के चुनाव अलग अलग टाइम पे होते हैं, इसलिए वो अगले 5 वर्षों के लिए करा दिए जाते हैं। बट नगर पालिका में ये चीज पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। इससे ज्यादा मैं और नहीं समझा सकता। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। धारा नंबर 8, अब देखो धारा 7 समाप्त होती है। धारा नंबर 8 के अंतर्गत बताया गया है, देखो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताओ, समझ रहे हो, आपके यहाँ पे 2 साल के लिए चुनाव करवाया जाएगा, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, ये ऑप्शन एक क्वेश्चन बना के दे दिया जाएगा। समझ गए होंगे। पूछेगा धारा 7 में किसके बारे में बताया गया है, तो पदावधि के बारे में बताया गया है। धारा 8 में किसके बारे में बताया गया है? नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना। सिंपल है। एक मैंने शायद आपको ये ऑप्शन जो मैं चार्ट बनाया है, चार्ट में 5th नंबर का पॉइंट है और 5th नंबर का, यस आप जाके देख लेना। किसी नगर पालिका का नगर पालिका शासन, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद या नगर निगम में उनके अध्यक्षों के माध्यम से निहित होगा। मैंने बताया था, ये देख लो इधर, ये ए था, ये बी था। अगर हम बी को शामिल कर रहे हैं तो इसके भी सदस्य पहले से थे, इसके भी सदस्य पहले से थे, तो ये अध्यक्षों के माध्यम से निहित होगा। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। धारा 8 मेरी यहाँ पे समाप्त होती है अपनी, और अब धारा नंबर 9 और धारा नंबर 10 देख लेते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है धारा 9 और धारा 10 दोनों ही। देखो, धारा 9 के अंतर्गत बताया गया है वार्डों का विभाजन के बारे में। अगर
मान लो कोई एरिया है, वहां पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बहुत जबरदस्त पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो वहां पे क्या किया जाएगा, वहां पे नया वार्ड बनाया जाएगा। ध्यान रखना, जो वार्ड बनेगा वो किसके बेसिस पे बनेगा, वो जनसंख्या अनुपात के बेसिस पे बनेगा। यहाँ पे डेंसिटी के, पॉपुलेशन डेंसिटी के बेसिस पे बनेगा। ये पॉइंट मैंने थोड़ी देर पहले भी रिपीट किया था क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जो वार्ड बनेगा हमेशा किसके बेसिस पे बनेगा, जनसंख्या अनुपात के बेसिस पे बनेगा। वार्डों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर होगा। समझ गए, समझ गए होंगे। मान लो भाई कहीं पहले 10,000 ही जनसंख्या थी, और वहां पहले 10,000 थी, बाद में क्या हो गई, 20,000 जनसंख्या हो गई। तो यहाँ पे पहले एक ही वार्ड था, तो अब यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वार्ड भी डेफिनेटली बनेगा ना। तो वार्ड नंबर 1 एंड वार्ड नंबर 2 वहां बनेगा। समझ गए, किसके बेसिस पे बना, जनसंख्या घनत्व के बेसिस पे बना, पॉपुलेशन डेंसिटी के बेसिस पे बना। समझ गए। फिर धारा 10 के अंदर बताया जाता है वार्डों का निर्धारण किस तरीके से होता है। तो वार्डों का निर्धारण ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन बना तो गारंटी 90% जनसंख्या इस क्वेश्चन को गलत करेगी, क्योंकि वार्डों का निर्धारण भाई सब सोचेंगे तो नगर पालिका के अंतर्गत आता है, नगर पालिका डिसाइड करेगी। नहीं, जो डिसाइड करेगा वो करेगा यहाँ पर राज्य सरकार। कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। ठीक है, अब देखो SC ST OBC महिला आरक्षण निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ये पॉइंट मैं ऊपर बताता हुआ आ रहा हूँ। SC ST के अंतर्गत जो पिछड़े वर्ग है, OBC SC ST वगैरह, वहां 50% जो रिजर्वेशन महिलाओं को अलग से दिया गया, मैंने आपको बताया था। महिला उम्मीदवारों का निर्धारण राज्य सरकार करेगी। आपने एक चीज देखी होगी, देखो मैं समझाता हूँ, समझो। एक चक्कर चलता है, एक तरीके से चक्कर चलता है भाई, है ना। कभी यहाँ पे, कभी आपने देखा होगा, कभी OBC की सीट आ रही है, कभी जनरल की सीट आ रही है, जब इलेक्शन होते हैं तब, कभी SC की सीट आ रही है, कभी ST की सीट आ रही है। ये चीज आपने देखी होगी डेफिनेटली। जब चुनाव होते हैं तो आपने सुना होगा भाई अभी तो महिला की सीट आई है, अभी पुरुष की सीट आई है, ऐसा होता है। और इसके बारे में मैं बता देता हूं, ये ऐसा होता है कि मैंडेटरी है, मिनिमम जब भी चुनाव होंगे कम से कम 50% टाइम महिलाओं की सीट आएगी ही आएगी, और बाकी का जो रिमेनिंग 50% है वहां पे महिलाओं की भी आ सकती है, पुरुषों की भी आ सकती है। ये एक तरीके से चक्कर चलता रहता है। मैं समझाता हूं, समझो। नीचे देखो, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा, आरक्षित स्थानों का निर्धारण पदानुक्रम से होगा, पदानुक्रम से होगा। जो देखो यहाँ पे देखो क्लियर लिखा हुआ है, उम्मीदवारों का निर्धारण राज्य सरकार करेगी, और वो भी किस बेसिस पे करेगी, पदानुक्रम में करेगी। एक मतलब समझ रहे हो, यानी कि एक, मैं क्या बताऊं इसके बारे में, मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा। आप समझ सकते हो कि 50% महिलाओं के लिए है ही है, मैंडेटरी है। सीटों का निर्धारण 50% महिलाओं के लिए है, बाकी जो 50% है उसमें महिला और पुरुष दोनों ही आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। और जो यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं, ऐसा नहीं कि भाई हमेशा OBC की सीटें आ गई, हमेशा जनरल की आ गई, ऐसा नहीं होता। ये एक तरीके से ये चलता रहता है। कभी OBC की आएगी, कभी जनरल की आएगी, कभी SC की आएगी, कभी ST की आएगी, ये चलता रहता है। समझ गए। और वार्डों का संख्यांकन नगर पालिका के ये देखो, ये है उत्तर पश्चिम, इसको पूरा लिख लेना आप, है ना, गलती हो सकती है। ये है उत्तर पश्चिम से शुरू किया जाएगा। देखो, जो वार्डों का विभाजन, वार्डों का निर्धारण किसके द्वारा हुआ था, राज्य सरकार के द्वारा हुआ था। लेकिन जो यहाँ पे संख्यांकन, जो इनको गिना जाएगा, काउंटिंग किसके द्वारा की जाएगी, वो नगर पालिका के द्वारा की जाएगी। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा। और यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर पश्चिम से शुरू किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एरिया है अपना, ये राजस्थान है, फॉर एग्जाम्पल अपना राजस्थान है, तो यहाँ पे मान लो कोई, यहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या है, तो जो वार्ड बनेंगे, जो वार्डों का जो संख्यांकन होगा, जो काउंटिंग होगी, ये आपका उत्तर हो गया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया और आपका पश्चिम हो गया। तो जो काउंटिंग होगी वो इधर से होगी, उत्तर पश्चिम से 1 2 3 इस तरीके से काउंटिंग होगी। समझ आ गया होगा ना। यहाँ पे समाप्त होता है आज का लेक्चर, समाप्त हो गया। ओके, कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी भी नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं यार, चैनल नया है तो आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। देखो, चैनल भी नया है, मैं भी नया हूँ, और चैनल के ऊपर आप भी नए हो, तो सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, पैसे तो लग नहीं रहे। कंटेंट अच्छा लगे तो ही करना भाई सब्सक्राइब, अदरवाइज मत करना। ठीक है, धारा 3 से 10 हमने देखी थी। टोटल अध्याय 2 के अंदर 3 से 50 धाराएं हैं। मैंने आपको परिसीमन बताया था, परिसीमन एक बार चार्ट से देख लो। नई नगर पालिका भी, ये तो थोड़ा जूम कर देता हूं, नई नगर पालिका बनाई जा सकती है, स्थानीय क्षेत्र भी शामिल किया जा सकता है, अब कोई क्षेत्र को बाहर किया जा सकता है, 2 भागों में बांटा जा सकता है, या शामिल किया जा सकता है, या फिर विघटित किया जा सकता है, परमानेंट खत्म किया जा सकता है। धारा 3 समाप्त। धारा 4 इंपोर्टेंट नीति छोड़ो, थोड़ा एक बार देख लेना किधर गई धारा 4। ये रही, सिंपल है। अगर नगर पालिका को कोई भी जरूरत पड़ रही है, किसी भी रूल को वो फॉलो नहीं कर पा रहा, तो राज्य सरकार के पास ये शक्ति है कि वो वहां पे नगर पालिका को छूट दे सकती है, थोड़ा बहुत कुछ भी, वो जो भी करना चाहती है, जो भी चाहती है।
धारा 5 के अंतर्गत मैंने बताया था नगर पालिका बोर्ड, परिषद और नगर निगम कब बनेंगे। एक चीज बताओ, नगर निगम कितने अपने टोटल राजस्थान में? टोटल राजस्थान में भी 10 नगर निगम है, आपने देखा होगा ये चीज, जिसमें से अभी देखो जैसे दो अपने जयपुर में है, 2 कोटा में है, पहले एक ही थे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी नगर निगम यहाँ पे बढ़ा दिए गए। तो ये सिंपल है, जनसंख्या देख लेना 20,000 से 1 लाख, 1 लाख से 5 लाख और 5 लाख से अधिक है। फिर धारा 6 आती है। धारा 6 के अंतर्गत वही सिंपल था, कुछ नहीं, 3 यहाँ पे नगर पालिका की संरचना आती है। तो उसके अंतर्गत निर्वाचित सदस्य, पदेन सदस्य और मनोनीत सदस्य, आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। ये सदस्य वगैरह आपको याद रखना पड़ेगा, 6, 8, 12 और उधर निर्वाचित सदस्य कम से कम 13 रहते हैं। धारा 6 मैंने बताया था, ये 5 पॉइंट थोड़े टिपिकल हो जाते हैं, इनको समझना। आरक्षण के बारे में आपको समझना पड़ेगा। धारा 7 के अंतर्गत पदावधि समय काल के बारे में बताया गया है, कम से कम नहीं, टोटल 5 वर्ष का रहता है। और अगर बीच में जरूरत पड़ जाती है, देखो एक चीज यहाँ पे शब्द लिख रखा है प्रथम बैठक, इसका क्या मतलब है, ये क्वेश्चन बन सकता है ना। इसका मतलब समझो, प्रथम बैठक का मतलब है जब चुनाव हुए, इलेक्शन हुए, मान लो पार्षद का चुनाव हुआ नगर पालिका के, है ना, पार्षद का या फिर अध्यक्ष का, किसी का भी मान लो, तो जब चुनाव होते हैं ना, वो पहला दिन चुनाव होने से काउंट नहीं किया जाएगा, रिजल्ट आएगा उससे भी काउंट नहीं किया जाएगा। पहला दिन काउंट किया जाएगा फर्स्ट बैठक से, जो पहली बैठक हुई नगर पालिका के अंतर्गत, उससे अगले 5 साल तक कार्यकाल रहता है ना, ये चीज समझ लेना। मान लो यार आप नौकरी कर रहे हो, आपकी नौकरी कितने साल के लिए रहती है, उसकी लिमिट रहती है, तो आपकी नौकरी की स्टार्टिंग कब से होगी, पहला दिन कब से काउंट किया जाएगा, आपका रिजल्ट आएगा तब से थोड़ी काउंट किया जाएगा, वो पहला दिन काउंट किया जाएगा जब आप जिस दिन से ज्वाइनिंग करोगे, जिस दिन आप ज्वाइनिंग करोगे उस दिन से पहला दिन काउंट किया जाता है। सिंपल है, समझ गए। धारा 8 नगर पालिका का शासन का मैंने बताया था, वही 5th नंबर का पॉइंट उससे रिलेट हो रहा है। फिर धारा 9 में वार्डों का विभाजन और धारा 10 वार्डों का निर्धारण राज्य सरकार करती है। ठीक है, तो भाई साहब अब ये पूरी पीपीटी जस्ट वीडियो अपलोड होती है नेक्स्ट 2 मिनट के अंतर्गत आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जस्ट अगले 2 मिनट के अंतर्गत टेलीग्राम पे अपलोड हो जाती है। और mvidyarthi.com वेबसाइट है, इस पे क्या आता है, इस पे सभी एग्जाम के अपडेट, करंट अफेयर्स डेली लिखा यहाँ मिलता है, डेली अपडेट मिलते हैं ना, तो ये जाके देख लेना। और ये टेलीग्राम जरूर एक बार विजिट करना, पसंद आई तो ज्वाइन करना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना, कोई भी कमी हो वीडियो में, कुछ भी दिक्कत हो आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब करके रखो, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, क्लास नंबर 3 रहेगी और धारा 11 से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।